नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक हम साहित्य की विभिन्न विधाओं में जैसे आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास और आदिकाल के प्रश्नों को, भक्तिकाल के प्रश्नों को हल करते हैं। और शनिवार के दिन हम काव्य शास्त्र के प्रश्नों को और संडे के दिन, रविवार के दिन हम हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को हल करते हैं। आज शनिवार है, आज हम लोग काव्य शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा कम ठीक है, इसलिए आवाज थोड़ी गड़बड़ जा रही होगी। इसमें देखिए कह रहा है, पूछ रहा है कि रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। तो रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। रस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रस संप्रदाय, पहले यही हम जाने कि संप्रदाय की स्थापना किसने की। रस संप्रदाय की स्थापना की थी भरत मुनि ने। भरत मुनि ने स्थापना की और उनके संप्रदाय, उनके रस संप्रदाय की व्याख्या जो है वो 4 लोगों ने किया। सबसे पहले किया भट्ट लोलट ने, फिर शंकुक ने, फिर भट्ट नायक ने और उसके बाद अभिनव गुप्त ने। तो इसमें भट्ट लोलट का जो मत पूछ रहा है वो है उत्पत्तिवाद। अनुमतिवाद जो है वो है शंकुक का। शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय की भी स्थापना की थी। और भुक्तिवाद जो है ये है भट्ट नायक का। और अभिव्यक्तिवाद जो है वो है अभिनव गुप्त का। अभिव्यक्तिवाद जो है अभिनव गुप्त का है। फिर है निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांत से सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। साहित्य शास्त्री हैं, इधर सिद्धांत दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। ये देखिए आई ए रिचर्ड्स हैं, आई ए रिचर्ड्स। तो रिचर्ड्स का जो सिद्धांत है वो है मूल्य सिद्धांत। अरस्तु का सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत। टी.एस. इलियट का है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और कालरिज का है कल्पना का सिद्धांत। फिर अगला प्रश्न देखिए, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। तो ये जो है कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, ये कहते हैं इलियट। और इनका सिद्धांत जो है वो है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वयो अनुरूप प्रथमस्तु वेशा वेशानुरूपश्च गति प्रचार। ये किसका, किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है भरत मुनि की। औचित्य के संबंध में इन्होंने ये कहा।
फिर अगला देखिए, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षिप्ते कथन किस आचार्य का है? तो ये है आचार्य दंडी का। काव्य शोभा अलंकारान धर्मान अलंकारान प्रक्षिप्ते, ये आचार्य दंडी का कथन है। और ननु शब्दार्थो काव्यम, ये कहा आचार्य रुद्रक ने। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, ये कहा वामन ने। अंगासिता अस्तोलंकारा मंतव्य कट कादवित कादिवत कट कादिवत, ये कहा आचार्य मम्मट ने। आदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये किसका है? ये महत्वपूर्ण कथन है और ये आया है जीआईसी की परीक्षा में और नेट की परीक्षा में बहुत बार भी पूछा गया है। तो ये है आदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, हेमचंद का कथन है ये। और इसी तरह का कथन है कि निर्दोषो लक्षणवती सा रीति गुणा भूषणाम, ये है जयदेव का कथन। और सहृदय हृदयालाहादि शब्दार्थ मतमेव काव्यम लक्षणम, ये है आनंदवर्धन का कथन। और वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये कथन है विश्वनाथ का। तो इस तरह अगर हम प्रश्न में जो पंक्ति आई है उसके साथ ही जो व्याख्या दी गई है उसको हम अगर दोहरा लेते हैं तो चार चार देखिए यहाँ पे जयदेव का भी कथन पता चल गया, आनंदवर्धन का भी और विश्वनाथ का भी। और जो महत्वपूर्ण रहते हैं उन्हीं का दिया भी रहता है। आगामी परीक्षाओं में इन्हीं विकल्पों से प्रश्न आ भी जाते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया? तो उत्तर आधुनिकतावाद का जो शब्द का प्रयोग है वो किया था जॉन बार्थ ने। फिर अगला प्रश्न देखिए, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षेते सद्यः परानिवृत्ते कांता सम्मति तयोपदेश युजे, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये है मम्मट का। हमें जो है पूरी परिभाषा याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो हम शिवेत रक्षते ये सेंटेंस पकड़ लें, ये शब्द हम पकड़ लें तो ये हमको याद रहेगा कि मम्मट जो है जो कथन कहते हैं उसमें शिवेत रक्षते की बात करते हैं। ये है मम्मट का कथन। फिर है काव्यम इससे अर्थकृते शिवेत रक्षते, ये मम्मट का कथन हो गया। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्यम कलासु च, और ये कथन है भामा का, ये भामा का कथन है। फिर अगला देखिए, शब्द शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को स्पष्ट करने का व्यापार करती है, तो सही है कि शब्द शक्ति जो होती है उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार करती है। अर्थात जो शब्द शक्ति है, जो अर्थ है, वो जो है क्या अर्थ निकल रहा है, किस रूप में निकल रहा है, ये उसके अंदर जो अर्थ छुपा है वही बताता है, वही शब्द शक्ति बताती है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ का अर्थबोध होता है। सही बात है कि अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। जहाँ रूढ़ शब्द रहे, यौगिक शब्द रहे, योग रूढ़ शब्द रहे, तुम जानेंगे ये अभिधा शब्द शक्ति है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, तो ये कथन गलत है। मम्मट ने उल्टा इसमें दे दिया है। इतना देखिए राजस्थान की परीक्षा में आया हुआ है और कितने अंदर से प्रश्न आया है, इतना मतलब कि मम्मट ने शब्द शक्ति लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। तो मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए प्रयोग किया है व्यापार और विश्वनाथ ने किया है शब्द शक्ति लिए शक्ति का प्रयोग किया है।
व्यंजना शब्द से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए। चिक्कर हैं दिग्गज डोल मह गिर लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर गुण नाग किन्नर दुख टरे कटकटाह मरकट विकट भर बहुकोट कोटिन्धा वहीं जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गन गावहीं। उपर्युक्त में कौन सा गुण है पूछ रहा है। तो ये सुंदर कांड की पंक्तियां हैं, तुलसीदास की रचना। सुंदर रामचरितमानस जो है उसी के भाग से लिया गया, सुंदर कांड से। और ये जो है इनमें ओज गुण है। ओज गुण, जब कोई पंक्ति पढ़ते समय, कोई कविता पढ़ते समय हमारे अंदर जोश का भाव आ जाए, ओज का भाव आ जाए, तो वहाँ पे ओज शक्ति होती है। काव्य के कितने गुण होते हैं? काव्य के कितने गुण होते हैं पूछ रहा है। काव्य के कितने गुण होते हैं? 2 गुण होते हैं। प्रधान गुण के रूप में पूछ रहा है, काव्य के प्रधान गुण कितने होते हैं? तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण तत्व के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य किसने किया था? औचित्य संप्रदाय किसका है? आचार्य क्षेमेंद्र का। और उसे प्राण तत्व के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम भी आचार्य क्षेमेंद्र ने किया था। शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? शब्द की शक्तियाँ जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का कथन है? तो ये है आचार्य वामन का कथन। आचार्य वामन का कथन है। और दंडी का ऊपर हम देख ही चुके हैं। शरीरम तावत दृष्ट्यार्थ विवेचना पदावली, और भामा का है शब्दार्थों सहितम काव्यम। दंडी का ये कथन भी महत्वपूर्ण है। फिर है कि निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ है। निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ है। तो इसमें देखिए अरस्तु का जो ग्रंथ है वो है रिटोरिक। और इलियड जो है वो है होमर की। पेरोप्सिस जो है वो है लोनजाइनस जो है, लोनजाइनस इसमें दिया है लोनजाइनस। फिर है निम्नलिखित में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है? जब नहीं किया है तो हम टिक जरूर करेंगे। नहीं किया है तो विरेचन के सिद्धांत में धार्मिक व्याख्या की गई, नीतिपरक व्याख्या की गई, कलापरक व्याख्या की गई, लेकिन राजनीति परक व्याख्या विरेचन के सिद्धांत में नहीं किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो गया। फिर अगला प्रश्न देखिए। अरस्तु के अनुसार अनुकरण है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण जो है नव सर्जन है। अरस्तु ने प्रकृति की खामियों को छोड़कर केवल उसके सौंदर्य को ही काव्य के रूप में स्वीकार किया है। अरस्तु ने अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत अरस्तु का ये महत्वपूर्ण कथन है। अरस्तु के अनुसार कार्यरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। अरस्तु ने सौंदर्य की पहली शर्त अनुपात को माना है। अरस्तु के अनुसार विरेचन का परिष्कार, मतलब विरेचन सिद्धांत है, विरेचन सिद्धांत के द्वारा किसका परिष्कार किया जाता है? तो अंतर्वृत्तियों का परिष्कार किया जाता है। काव्यसात्मा धन रीति धैर्य सम्मानात् पूर्व अस्तस्या भावम जगत परे भक्त माहु अस्तमन्ये। ये कथन किसका है? तो जब धन रीति आ जाए,
तो यहाँ हम पकड़ लेंगे कि आनंदवर्धन का है, क्योंकि ध्वनि सिद्धांत जो है वो किसका है? आनंदवर्धन का है। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का। यहाँ ध्वनि रीत बुधायरिया सम्मानित पूर्व अस्तस्या भावम जगतपुरे, ये इस तरह से है। तो ये आनंदवर्धन का कथन है। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है धन्य लोक। फिर अगला देखिए, आचार्य कुंतक ने निम्नलिखित में से किसे वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है? कुंतक ने वक्रोक्त के 6 भेद किए, जिसमें पद पूर्वार्ध, वर्ण विन्यास, प्रबंध वक्रता, कल्पना वक्रता नहीं है इसमें। देखिए, वर्ण विन्यास वक्रता है, पद पूर्वार्ध वक्रता है, पद परार्ध वक्रता है, वाक्य वक्रता है, प्रकरण वक्रता है, प्रबंध वक्रता है। ये 6 प्रश्न आता भी है ना कि जो है वक्रोक्त को आचार्य कुंतक ने कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा है। और 6 के नाम क्या है? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। औदात्य सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लोंजाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरिप्सूस है। बाल्यता औदात्य का आवश्यक तत्व है। और है इसमें कि भावावेश की तीव्रता औदात्य का आवश्यक तत्व एवं अंतरंग पक्ष है। गरिमामय रचना विधान औदात्य का महत्वपूर्ण तत्व है। कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो बाल्यता और औदात्य आवश्यक तत्व हैं, ये इसमें सही नहीं है। औदात्य सिद्धांत के संबंध में बाल्यता औदात्य का आवश्यक तत्व है, यह कथन सही नहीं है। बाल्यता उदात्त का विरोधी तत्व है। बाल्यता जो है वो उदात्त का विरोधी तत्व है। लोंजाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ पेरिप्सिस में भावावेश की तीव्रता औदात्य का आवश्यक तत्व एवं अंतरंग पक्ष माना गया है। गरिमामय रचना विधान औदात्य का महत्वपूर्ण तत्व है। उक्त तीनों कथन औचित्य के संबंध में सत्य हैं। कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जो आरपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। मार्क्स के अनुसार श्रम और वर्ग संघर्ष काव्य की मूल प्रेरणाएं हैं। मार्क्स ने सर्जन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया है। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया है, ये गलत है। सौंदर्य की भावना को उसने महत्व दिया है। मार्क्स दुनिया के सब मनुष्यों में 2 वर्ग मानते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, ये सही है। मार्क्स काव्य का उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना मानते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? शब्दार्थौ सहितम काव्यम, ये भामा का कथन है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, विश्वनाथ का, ये भी सही, ये भी सही। तद दोषो शब्दार्थौ सगुणवनांकिति पुनः क्वाप, ये मोहम्मद का कथन है, ये भी सही है। पुनः क्वाप ये पकड़ लेंगे हम, ये मोहम्मद का कथन है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये दंडी का कथन, ये गलत है। ये जो है पंडित जगन्नाथ का कथन है। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्याज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तु भवे, तो ये कथन है मम्मट का। अभी ये देखिए, राजस्थान की परीक्षा में आया था, उसके बाद जो जीडीसी की परीक्षा यूपी में हुई उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। फिर अगला है, व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्णय व्यंग प्रसंग, ये प्रताप शाह की पंक्ति है। और
भिखारी दास की जो पंक्ति है, रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक न और। भिखारी दास, होत कवित में चतुराई जगत राम बस होय। ये कुलपति का कथन है। विरेचन का सिद्धांत किसका है? तो ये है अरस्तु का। और इसमें लोनजाइनस दिए हैं। लोनजाइनस का जो प्रमुख सिद्धांत है उदात्तता का सिद्धांत, कालरिज का है कल्पना का सिद्धांत, टी.एस. इलियट का है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। अभी पीछे भी इस तरह का प्रश्न आया हुआ था। विशिष्ट पद रचना रीति, यह कथन किसका है? तो ये है वामन का कथन। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी, ये कुंतक का कथन है। और सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थ ममत्यो काव्य लक्षणम, ये आनंदवर्धन का कथन है। समग्र वक्रोक्त का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। ये कथन किसका है? भामा का। समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, मतलब वक्रोक्ति की स्थापना, वक्रोक्त संप्रदाय की स्थापना की थी कुंतक ने, लेकिन भामा ने जो है कहा कि समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है। भामा का ये कथन है। फिर है अभिनव गुप्त की काव्य विद्या गुरु किसे माना जाता है? तो अभिनव गुप्त ने भट्टतौत को अपना काव्य गुरु माना है। इसमें फिर क्रम लगाना है। नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्या लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है, पाठ लिया गया है। ऋग्वेद से पाठ लिया गया है। ये है पाठ्य। यजुर्वेद से लिया गया अभिनय और सामवेद से लिया गया गान और अथर्ववेद से लिया गया रस। सामवेद में गाने का वो हम जान ही रहे हैं, इसमें खाली दो कन्फ्यूज़न हो सकता है, ऋग्वेद से और यजुर्वेद से। तो हम ये याद कर लें, ऋग्वेद से पाठ, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से ज्ञान और गान और रस, अथर्ववेद से रस। अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिव्यंजना मानसिक चित्र है, सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, शब्द रेखा चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं, अभिव्यंजना ही कला का रूप है। ये अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, ये कथन जो है सही नहीं है। अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है। काव्यम ग्राहम लंकरात्, ये किसका कथन है? ये है वामन का कथन। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। ये काव्यम ग्राहम अलंकारात्, थोड़ा सा जो है आप लोग भी कमेंट करिएगा। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।